गुड मॉर्निंग। अभी तक पॉलीमर चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, मोनोमर्स के बारे में पढ़ा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अलग अलग क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, इन सब के बारे में पढ़ा। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कि जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसका जो रिएक्शन होता है उसके कितने टाइप्स हैं और किस तरीके से उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, के एडिशन पॉलीमराइजेशन का ही दूसरा नाम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। तो कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स ऐड टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर, कि हमारे पास एक ही तरह के मोनोमर्स हों या फिर अलग अलग तरह के मोनोमर्स हों, जिसकी डिस्कशंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के अंदर। तो कहता है कि अपने पास होमोपॉलीमराइजेशन भी हो सकता है और कोपॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, और ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक लार्ज स्केल में एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। कंडीशंस क्या है कि इसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो बेसिकली आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, कि जो आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन के मोनोमर्स होंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, चाहे वो अल्कीन का हो, अल्काडाइंस का हो, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो इनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है वो कैसे होती है, तो बाय फ्री रेडिकल या फिर आयोनिक स्पेसिस के मदद से। तो सबसे पहला है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में हम लोग जब पढ़े थे, जब आपके पास क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि दो अलग अलग एटम उनको दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें और उनके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। कि जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट लेते हैं जो अपने को फ्री रेडिकल प्रोवाइड करे, तभी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से आपकी जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकती है। तो कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि विच कंपाउंड्स आर यूज्ड एज द फ्री रेडिकल जनरेटिंग। तो वी कैन से दैट द बेंजॉइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, tertiary butyl peroxides, these are the compounds which can be used as the free radical generator। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड और टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड का यूज़ हम लोग फ्री रेडिकल को जनरेट करने के रूप में करते हैं। ये जो रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी जहाँ पे आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इसमें होता कैसे है, तो हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड बाय पेरोक्साइड टू द इथीन डबल बॉन्ड जनरेटिंग न्यू लार्जर फ्री रेडिकल। अपने पास इथाइल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो, उसी को हम लोग पर ऑक्साइड कहते हैं। अब जैसे ही वो सिंगल बॉन्ड आपका टूटता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना शेयर कर लेंगे और फिर उससे बनता है फिनाइल रेडिकल। तो फिनाइल रेडिकल आपके पास है और जो किस पे अटैक करेगा, तो इथीन के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ पर भी डबल बॉन्ड्स टूट करके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अपना पहला स्टेप है जिसको हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। सेकेंड स्टेप में आपका होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। अभी तो चेन बनना क्या हुआ, शुरू हुआ। अब अगले स्टेप में हम लोग चेन के लेंथ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, यानी जो ये फ्री रेडिकल बना है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन के साथ रिएक्ट करेगा,
उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती चली जाएगी और यही प्रोसेस बढ़ता जाएगा और मोनोमर्स जो हैं किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, पॉलीमर्स के अंदर। अब हम लोगों ने क्या किया, चेन फ्री रेडिकल बना लिया, हम लोगों ने चेन प्रोपगेट करके चेन की साइजेस इंक्रीज़ कर ली। अब अगला अपना लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में हमारा सिंपल सा स्टेप है कि जो दो फ्री रेडिकल्स हों उनको आपस में ही रिएक्ट करवा दिया जाए, जिसके वजह से फर्दर कोई फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही नहीं हो। तो उसी स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, यानी प्रोडक्ट जो है, जो रेडिकल फॉर्म्ड रिएक्ट्स विद अनदर रेडिकल टू फॉर्म द पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट, और उसी को हम लोग चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। सबसे पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कंडीशंस ज़रूर याद रखेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होना चाहिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में कितने स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में चेन का इनिशिएशन होगा, दूसरे स्टेप में चेन प्रोपगेट करता है और तीसरे स्टेप में चेन टर्मिनेट करके मोनोमर से पॉलीमर अपने को दे देता है। अब आता है आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। इसमें सबसे पहला होता है पॉलीथीन, और ये जो पॉलीथीन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है LDP, L फॉर लाइट, D फॉर डेंसिटी, P फॉर पॉलीथीन, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। यानी कि जब हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे इथीन का, और उस समय काफ़ी हाई प्रेशर हम लोग रखते हैं 1000 से 2000 ATM और टेम्परेचर 350 केल्विन से 570 केल्विन के बीच में, और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाई ऑक्सीजन या फिर परऑक्साइड इनिशिएटर। मेथडोलॉजी कौन सा होगा, तो फ्री रेडिकल एडिशन का। अब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है वो बेसिकली केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होगा और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, स्क्वीज़ बोटल्स जो अपने पास होती हैं, या टॉयज़, या फिर फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में, या जो वायर्स है आपके पास उसको कवर करने में, ताकि अपने को जो है करंट के शॉक्स नहीं लगें। तो उसके लिए भी हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं, LDP स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीमराइजेशन होता है किसका, इथीन का, अंडर द हाई प्रेशर। कितना प्रेशर, तो 1000 से 2000 ATM। टेम्परेचर कितना, तो 350 केल्विन से 570 केल्विन। कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, तो डाईऑक्सीजन परऑक्साइड इनिशिएटर। मेथडोलॉजी कौन सा है, तो फ्री रेडिकल। प्रॉपर्टी क्या है, तो केमिकली इनर्ट होगा, टफ होगा, लेकिन फ्लेक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसके यूजेस भी हो गए कि टॉयज़ में यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल कैरिंग वायर के इंसुलेशन में यूज़ होता है, और स्क्विज बोतल में यूज़ होता है। दूसरा जो पॉलीथीन है वो है आपके पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP। अब इसका जो मोनोमर है वो है आपका इथीन ही। कैटलिस्ट इसमें हम लोग यूज़ करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ होता है। अब ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ही जो है क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड्स। इसमें टेम्परेचर 333 केल्विन से 343 केल्विन, एक और 3 यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। प्रेशर 6 to 7 ATM। स्ट्रक्चर इसका लीनियर होगा, डेंसिटी हाई होगी, नाम से ही पता चल रहा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। रीज़न क्या है कि इसमें लीनियर जब होता है तो ब्रांच होगा नहीं, जब ब्रांच नहीं होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, हाई हो जाएगी। तो क्लोज पैकिंग इनका होता है, इसीलिए ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। केमिकली इनर्ट होते हैं, जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में टफ़ होगा, हार्डर होगा, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग बाल्टी बनाने में, डस्टबिन बनाने में, बोटल्स बनाने में, पाइप्स बनाने में करते हैं। आता है आपके पास टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, नाम याद रखेंगे हम लोग। केमिकली टेफ्लॉन क्या होता है,
तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर्स क्या होंगे इसके, तो नाम से ही पता चल जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। कैटलिस्ट फ्री रेडिकल मेथडोलॉजी से ही ये काम करता है, पर सल्फेट कैटलिस्ट भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि काफ़ी ये इनर्ट होगा, कोई भी कॉरोसिव रीएजेंट अगर इसके ऊपर डालते हैं तो इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका यूज़ हम लोग ऑयल सील, गैसकेट, नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स में करते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछता है कि जो नॉन स्टिक बर्तन है उसमें किस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, तो टेफ्लॉन। तो जैसे इथीन का प्रिपरेशन हुआ था उसी तरीके से टेट्राफ्लोरोइथीन से हम लोग क्या बना देंगे, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। अब एक होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसका मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, कैटलिस्ट पर ऑक्साइड होगा और इसी से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का। अब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के यूजेस में क्या आता है कि जो वूल है, ऊन होता है अपने पास, तो जो आर्टिफिशियल ऊन बनता है वो किससे बनता है, तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। तो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग द कमर्शियल फाइबर, जैसे कि ऑरलॉन या एक्रिलैन, ये सारे आपके बनते हैं। इसको यहाँ तक करेंगे। थैंक यू।